हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि आरएमएस वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की, हम कैसे फाइंड आउट करके चलेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है या फिर आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए हम एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी। ठीक है, अच्छा, उसमें जैसे कि हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली थी वो हमने हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट की थी, क्योंकि जब मैंने बताया था कि अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करती हूँ तो अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन कैसे होता है, कुछ इस टाइप का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं फुल साइकिल के लिए फाइंड आउट करती हूँ एवरेज वैल्यू, अगर मैं फुल साइकिल के लिए फाइंड आउट करूँगी तो जितनी इस हाफ के लिए वैल्यू आएगी उतनी ही नीचे वाले हाफ के लिए वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ऊपर वाली जो वैल्यू है क्रस्ट के लिए अगर पॉजिटिव आ रही है तो जो ट्रफ के लिए होगी सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेकिन नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एवरेज जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो आ जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए, तो इसीलिए हमने हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट की थी। ठीक है, लेकिन जो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी वो हमेशा हम फुल साइकिल के लिए फाइंड आउट करके चलेंगे। ओके, तो जो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी वो हमेशा हम किसके लिए फाइंड आउट करके चलेंगे, फुल साइकिल के लिए फाइंड आउट करके चलेंगे। एक और बात, जब हमने इसमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की थी तो मैंने चार्ज का जिक्र किया था कि कितना जितना अमाउंट ऑफ द चार्ज आपका एसी जनरेट कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर डीसी जनरेट करता है तो वो जो डीसी करंट की वैल्यू होगी उसी को मैंने क्या बोला था, एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ से रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज आपका करंट। इसमें क्या होगा कि हम चार्ज को किससे रिप्लेस कर देंगे, हीट से रिप्लेस करके चलेंगे। ठीक है, स्टडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ द हीट, उसमें मैंने चार्ज का जिक्र किया था, इसमें किसका जिक्र करेंगे, हीट का जिक्र करेंगे। उसमें मैंने हाफ साइकिल ली थी, इसमें कौन सी साइकिल लेंगे, हम फुल साइकिल लेंगे। डिफरेंस पता चला दोनों में क्या है, तो अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जितनी आपकी जो एसी करंट है जितनी हीट जनरेट कर रहा है अगर उतनी ही हीट आपकी डीसी करंट जनरेट करता है तो वो जो आपकी डीसी करंट की वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास ये कंडक्टर लगा रखा है, मैंने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास सपोज करो कि एच हीट जनरेट कर रहा है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका आई ऑफ एसी। एक दूसरा मैंने एक सेकंड कंडक्टर ले रखा है, इसको मैंने क्या कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बैटरी से या फिर सेल से कनेक्ट किया है, मतलब कि मैंने इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको मैंने आई डीसी मान लिया। तो जितनी आपका एसी करंट हीट जनरेट कर रहा है उतनी ही हीट अगर आपका एच हीट इसने जनरेट की है तो एच हीट ही ये जनरेट करेगा। अगर ये इतनी हीट जनरेट कर देता है एसी करंट की इतनी, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी आई डीसी की, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसी को हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। समझ में आया कि जितनी अमाउंट ऑफ द हीट आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है उतनी अमाउंट ऑफ हीट अगर आपका डीसी करंट जनरेट करता है तो वो जो आपकी डीसी करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसको ड्राइव कैसे करेंगे, तो देखो उसमें हमने चार्ज लिया था, इसमें हम क्या करेंगे, तो गाइज अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे हम इसका, इसमें मैंने डी एच स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट ली है स्मॉल टाइम में। ठीक है, अगर हम टाइम स्मॉल लेके चल रहे हैं तो हीट भी इसमें स्मॉल ही लेके चलेंगे ना। हीट का जो सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, ये होता है आपका हीट का फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है। अगर इसमें स्मॉल टाइम अगर हम लेके चल रहे हैं तो हीट भी क्या होगी आपकी स्मॉल, तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, सिंपल करंट की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट करंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन हमेशा कैसे होता है, साइनसॉइडल वेरिएशन होता है ना अल्टरनेटिंग करंट का। तो जो आपकी करंट की इक्वेशन आएगी वो भी किस फॉर्म में आएगी, या तो साइन की फॉर्म में लिखेंगे या कोस की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन मैंने आई को आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से रिप्लेस कर दूं। ठीक है, साथ में इसका स्क्वायर कर दिया एज इट इज, स्क्वायर को खोल दो आप, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी आपकी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें स्मॉल टाइम के स्मॉल हीट तो हमारे पास इसमें आ गई, अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम कैसे यूज़ करेंगे, आप सभी को पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस भी क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट हमेशा उसी की यूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने डी एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की है तो लिमिट किसकी यूज़ करेंगे, डी एच की ही लिमिट यूज़ करेंगे ना।
ठीक है, 0 से h। और अगर इसमें मैंने dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो लिमिट भी किसकी आएंगी आपकी 0 से t, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। तो इसमें कांस्टेंट क्या है आपका आई नोट स्क्वायर r कांस्टेंट है, बाकी इंटीग्रेशन आपका किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू में dt का, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस में कोस 2 थीटा के इक्वल होती है। एक बार ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना। यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा ना इसके, मतलब कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2, इस फॉर्मूला का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, एज इट इज़। ओके, अब देखो इसमें जो हाफ है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने इसमें बाहर ले लिया। अगर हाफ यहाँ पर कांस्टेंट है, अंदर आपकी ये वाली क्वांटिटी बच गई, ठीक है। अब जो आपका डेरिवेशन है, सॉरी जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका 1 का भी होगा और कोस ऑफ 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन होगा, 1 के साथ भी dt और आपका कोस ऑफ 2 ओमेगा टी के साथ भी dt। और दोनों की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 0 से t। ध्यान रखना, इससे जो पहले वाला जो आर्टिकल था उसमें जो मेरे पास टाइम की लिमिट थी वो मैंने 0 से t/2 लगाई थी, क्योंकि उसमें हम हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर लिए थे, लेकिन इसमें हम कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 0 से t जो फुल टाइम पीरियड, फुल साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से t आएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इंटीग्रेशन को ऐसे सोल्व करेंगे ना, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो इसमें अपर लिमिट क्या है आपकी h और जो आपकी लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी 0। ओके गाइज, तो देखो इसमें मैंने सिंपली यही लिखा हुआ है। अच्छा, जो आपका 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है 1 का इंटीग्रेशन, एक बार इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करना, t की पावर n, t की पावर n का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, n तो बाहर और t की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर मुझे t की पावर 0 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, t की पावर अगर मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 बार और t की पावर 1 माइनस में 1, मतलब कि t की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल नहीं आ गया। इसी तरह सॉरी ये तो मैंने डेरिवेशन बता दिया, अब सेंस ऑफ माइंड, डेरिवेशन कर दिया। इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, अगर t की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो डेरिवेशन होता है उसमें तो हम एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे t की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, t की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय सेम पावर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, n+1 ही आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आपको अगर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करोगे, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t 2+1 और डिवाइडेड बाय जितनी आपकी पावर है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2+1, समझ में है। तो क्या आ जाएगा ये t³/3। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना किसका है, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 1 का। 1 का मतलब होता है कि t की पावर 0, किसी की भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमेशा उसका जो क्वांटिटी होती है हमेशा 1 ही आती है ना। तो यहाँ पर t की पावर 0 है, एक बार t की पावर 0 का इंटीग्रेशन करना, t की पावर 0+1 और डिवाइडेड बाई जितनी पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, 0+1 मतलब कि t की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब कि जो आपकी t की पावर 0 का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल आ गया ना, ठीक है। और लिमिट आपकी 0 से t एज इट इज़। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपका कोस ऑफ 2 ओमेगा टी होता है उसका इंटीग्रेशन हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ठीक है। अरे जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो आपके साथ वेरिएबल के साथ जो क्वांटिटी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आपकी वेरिएबल के साथ जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। सिंपल स्टेप्स यूज़ किए हैं, सिर्फ आप ये याद रखना कि जो t की पावर n है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 से। ओके, ये मैंने कल वाले आर्टिकल में भी वैसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था।
अब इसमें हम देखो लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अगर t है तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है इसकी t और लोअर लिमिट क्या है इसकी 0, तो t माइनस का 0, माइनस में जो आपका 1/2 ओमेगा है, 2 ओमेगा क्या है कॉन्स्टेंट, तो 2 ओमेगा को हम बाहर ले लें, साथ में आपकी जो लिमिट आएंगी वो किसकी आएंगी साइन की, तो साइन की अपर लिमिट क्या है t, तो स्मॉल t किससे रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल t से, माइनस इसकी लोअर लिमिट कितनी है 0, तो साइन 0। ओके, अच्छा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, तो साइन 0 की जगह तो मैंने 0 रख दिया। अच्छा जो आपकी ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी 2π/t, ओमेगा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2π/t, t से ठीक है यहाँ पर साइन 4π आ गया, बाकी सारा एज इट इज़, ठीक है। अच्छा जो आपका साइन 4π होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि आपकी जो साइन nπ की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है, ठीक है। साइन nπ की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब आप n की जगह चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। तो साइन 4π है, सो साइन 4π की वैल्यू 0, यहाँ से ये वाली टर्म क्या होगी आपकी 0, तो ओनली यही बचेगा ना t, तो आपकी जो HAC की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ गई I0² RT डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अगर आपसे इतना बड़ा इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जो आपका आप डायरेक्ट याद रखो कि जो आपका cos ऑफ 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t के लिए अगर cos ऑफ 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करते हो तो वो हमेशा 0 के इक्वल ही आएगा। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना तो आप सिंपली इसमें कर सकते हो, करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये, आप सिंपल इसमें लिखो कि 0 से t cos ऑफ 2 ओमेगा t इंटू डी टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाओगे, ठीक है। आपकी ये आ गई पहली इक्वेशन। अब मेरे पास जो आपका AC करंट है उसके लिए तो हीट की वैल्यू आ गई, अब मुझे हीट की वैल्यू किसके लिए चाहिए DC करंट के लिए चाहिए, और DC करंट के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इसमें DC करंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए ना कि RMS वैल्यू हम उसकी मान के चलेंगे कि कितनी होगी उसकी RMS वैल्यू। तो जो DC करंट है उसके लिए जो मैंने RMS वैल्यू की वैल्यू ली है वो इतनी ली है IRMS, ठीक है। जो IRMS है वो DC करंट की वैल्यू ली है, ओके समझ में आए। तो इसमें जो आपकी हिट होगी, हिट का जो सिंपल फॉर्मूला होता है मैंने इसमें ये यूज़ किया हुआ है, H इज इक्वल टू I² RT होता है। अगर DC के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका IRMS, DC के लिए लेके चल रहे हैं ना तो करंट किसका आ जाएगा DC वाला करंट आ जाएगा, साथ में RT। अच्छा यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो मैंने t/2 नहीं लिखी, यहाँ पर जो t की वैल्यू हम कंप्लीट साइकिल के लिए लेके चल रहे हैं ना, तो आपका जो कंप्लीट साइकिल होगा उसके लिए कितनी होगी आपकी t की वैल्यू कैपिटल T होगी ना। दोनों इक्वेशंस आ गई, आपके H ऑफ AC की वैल्यू भी आ गई और आपकी H ऑफ DC की वैल्यू भी आ गई। अब आपको क्या करना है, H ऑफ AC की वैल्यू, H ऑफ DC की वैल्यू, एक बार आप डेफिनेशन पढ़ना। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो आपका जितनी हीट आपका DC करंट जनरेट कर रहा है उतनी हीट कौन जनरेट करना चाहिए, आपका AC करंट जनरेट करना चाहिए ना। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ डेफिनेशन से, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना। आपको H ऑफ DC की वैल्यू भी पता है, आपको H ऑफ AC की वैल्यू भी पता है, दोनों की वैल्यूज पुट करना, R से R T से T गया, ठीक है। तो यहाँ से IRMS की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी I0²/2, इसके स्क्वायर की अगर अंडरूट करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर और अंडरूट कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसका अंडरूट लेती हूँ तो कैसे होगा, अंडरूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, लेकिन अंडरूट 2 तो बच जाएगा नीचे। तो इसका मतलब जो आपकी IRMS की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी I0/√2 के इक्वल आएगी यहाँ से, ठीक है। आप एक बार आप √2 की वैल्यू पुट करना, √2 की वैल्यू होती है 1.414 के इक्वल होती है। मैंने यहाँ पर √2 की वैल्यू पुट कर दी, 1 को इसमें डिवाइड करना 1.414 से, जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.707 टाइम्स ऑफ I0, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना तो आपकी IRMS की वैल्यू आ जाएगी 0.707, ठीक है I0। अगर इसको परसेंट में निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली आप इसको जब भी परसेंट निकालते हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे होगा, यहाँ से 3 डेसिमल है ना आगे, तो यहाँ से देखो 1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना और मल्टीप्लाई बाई 100%, यहाँ से गया ये। अच्छा नीचे बच गया 10, तो इसको 70.7 लिख सकती हूँ और साथ में आपका परसेंट आ गई ना आपकी वैल्यू। तो जो आपकी IRMS की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 70.7% टाइम्स ऑफ दी I0। I0 यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, आपकी अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, समझ में है। आप ये ट्रिक यूज़ कर लेना, इसमें जो cos ऑफ 2 ओमेगा t है इसका हमेशा इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, समझ में आर्टिकल ईजी था। सिर्फ इसमें आपका इंटीग्रेशन करना है, आपको एक छोटे छोटे 2 फॉर्मूले याद रखने
इसमें एक तो आपका हीट का, एक आपका जो साइन 2 थीटा होता है उस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 के इक्वल, बस यही है, और तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ओके गाइस, तो एक बार मैं इस आर्टिकल को रिपीट कर रही हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हीट का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। आई की जगह क्या पुट करोगे, अगर साइनसॉइडल वेरिएशन है तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी पुट कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन में आप सिंपली याद रखो कि जो आपका कोस ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका 1 बचेगा ना, 2 तो बाहर ले ही लिया था, 1 1 1, और 1 का क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस में 0। तो देखो ओनली टी बच जाएगा ना यहाँ पर। ओके, तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h ऑफ ए सी की आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। तो जो मेरे पास h ऑफ ए सी की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे h ऑफ डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h ऑफ डी सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करके चलेंगे, सिंपल जो आपका हीट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसमें पुट कर दो एक बार, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपने जो डीसी करंट है उसकी वैल्यू कितनी माननी है, IRMS के इक्वल मानिए ना, तो सिंपली ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। और t आपने यहाँ पर t/2 नहीं लिया क्योंकि आप फुल साइकिल के लिए फाइंड आउट करें, इसलिए आपको यहाँ पर t लेना है। पहली और दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को एक बार इक्वेट कर दो, क्योंकि आपकी डेफिनेशन यही कहती है ना कि जितनी हीट आपका अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा उतनी हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, आपका डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, r से r गया, t से t गया, तो यहाँ से आपकी IRMS की वैल्यू आ जाएगी आई नोट डिवाइडेड बाई √2 के इक्वल। जब आप √2 की वैल्यू रखोगे 1.414, तो यहाँ से जो आपकी IRMS की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.707 टाइम्स ऑफ दी आई नोट। समझ में आर्टिकल इजी था, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएगा। थैंक यू।